ठीक है। ईथर में फंक्शनल ग्रुप O है, प्रीफिक्स ऑक्सी, सफिक्स कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कॉमन नेम डाई एल्काइल ईथर और आईपीसी नेम एल्कोक्सी एल्केन। देखो ईथर में पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन, जिसकी दोनों वैलेंसी के ऊपर एल्काइल ग्रुप ऐड होगा, और दोनों वैलेंसीज पे एल्काइल ग्रुप है, तो उसके बेसिस पे हम ईथर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक ईथर एंड सेकेंड एसिमेट्रिक ईथर। सिमेट्रिक ईथर कौन सा होगा? जिसमें दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो, both alkyl groups are same, for example CH3OCH3। और एसिमेट्रिक ईथर कौन सा होगा? जिसमें एल्काइल ग्रुप क्या हो? डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हो। सपोज CH3OC2H5, दो एल्काइल ग्रुप हैं और दोनों ही क्या है? डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स। दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो डाई एल्काइल सिमेट्रिक ईथर है, डिफरेंट है तो एसिमेट्रिक ईथर होता है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक ईथर आ गया। अब देखो यहां पर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक ईथर है। सिमेट्रिक ईथर एल्काइल ग्रुप सेम है, एसिमेट्रिक के अंदर एल्काइल ग्रुप्स क्या हो गए? डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हो गए। ईथर का फॉर्मेशन क्या होता है? ईथर को क्या बोलते हैं हम लोग? तो ईथर जो है वो हमारे पास क्या है? एनहाइड्राइड है। किसका? एल्कोहल का एनहाइड्राइड होता है। ठीक है, ईथर एल्कोहल का एनहाइड्राइड है। क्यों है एनहाइड्राइड? क्योंकि एल्कोहल मॉलिक्यूल्स में से वाटर को अगर रिलीज कर दें तो उस केस में क्या बनेगा? ईथर। हम लोगों ने पढ़ा था एल्कोहल का डिहाइड्रेशन। क्या था एल्कोहल के डिहाइड्रेशन में? ये एल्कोहल मॉलिक्यूल्स हैं, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में अगर हीट करें तो H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, देन फॉर्म ईथर। ठीक है, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? ईथर क्या है? एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का एनहाइड्राइड होता है। रीजन, एल्कोहल मॉलिक्यूल से वाटर के एलिमिनेशन से ईथर का फॉर्मेशन होता है, सो इट्स कॉल्ड एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल। अब देखो हम चलते हैं इसके नेमिंग के अंदर। नेमिंग में मैंने क्या बताया? इसका कॉमन नेम क्या है? डाई एल्काइल ईथर, और आईयूपीएसी नेम क्या है? एल्कोक्सी एल्केन। फॉर एग्जांपल हमने लिखा CH3OCH3, सबसे सिंपल ईथर है अपने पास CH3OCH3। ये जो ईथर है इसमें दोनों एल्काइल ग्रुप क्या है? सेम है, मिथाइल ग्रुप है। तो अगर दोनों ग्रुप सेम है तो कॉमन सिस्टम में क्या लगाते हैं? डाई एल्काइल वर्ड यूज में लेते हैं, और एल्काइल के फॉर्म में क्या है? मिथाइल। तो क्या हो गया इसका नेम? डाई मिथाइल। ठीक है, और आई क्या लग जाएगा? ईथर। तो नेम क्या हो गया? डाई मिथाइल ईथर। अगर सपोज करो आईयूपीएसी नेमिंग की बात करें तो आईयूपीएसी नेम क्या है? एल्कोक्सी एल्केन। किसी भी एक एल्काइल ग्रुप के साथ हम क्या लगाएंगे? ऑक्सी वर्ड यूज में लेंगे, और दूसरे के साथ एल्केन। तो क्या बनेगा अपने पास? मिथॉक्सी मिथेन। ठीक है, क्या बनेगा? मिथॉक्सी मिथेन। एक जो एल्काइल ग्रुप है उसके साथ ऑक्सी वर्ड यूज में लेंगे और दूसरे के साथ एल्केन, तो बनेगा मिथॉक्सी मिथेन। CH3OC2H5 ये लिख दिया हमने भाई। CH3OC2H5 दोनों एल्काइल ग्रुप क्या है? अलग अलग एल्काइल ग्रुप है। तो जब दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो कॉमन सिस्टम में जब नेमिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे नेम। मींस इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, नेम क्या होगा? इथाइल मिथाइल ईथर।
कॉमन सिस्टम में दोनों एल्काइल ग्रुप के लिए अलग अलग वर्ड यूज लेते हैं। इथाइल का ई अल्फाबेटिक ऑर्डर में मिथाइल से पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे? इथाइल, मिथाइल, ईथर। आईयूपीएसी नेमिंग की बात करें तो आईयूपीएसी नेम में क्या होगा? जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होता है उसके साथ प्रीफिक्स ऑक्सी वर्ड यूज में लेना है। तो स्मॉलर ग्रुप कौन सा है? मिथाइल है। तो मिथाइल के साथ ऑक्सी लग गया तो क्या बन गया? मिथॉक्सी। ठीक है, और ये क्या रहेगा? एल्केन के फॉर्म में, यानी मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, आईयूपीएसी नेम क्या होगा? मिथॉक्सी इथेन। ये भाई जो भी आ रहे हैं ना, इनको अब लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं मैं, अब बार बार ऐड नहीं करूंगा मैं किसी को भी। टाइम से क्यों नहीं ऐड होते? 10 मिनट हो गए ऊपर, उसके बाद भी अभी तक ऐड हो रहे हैं। मिथॉक्सी इथेन बन गया अपने पास। ठीक है, सपोज करो मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ है CH3CH CH3 OCH3। तो अब क्या होगा नेम इसका? बोल, क्या नाम होगा इसका? तेरे को जो आता है वो बता दे। बता भाई, आगे बोल, बोलो। हाँ, जल्दी बता। हाँ भाई बताइए, इसका नेम क्या होगा? बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, मेरे को पता था। आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया तुम लोगों ने। आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और ये क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो कॉमन नेम तो ठीक है, आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। बिल्कुल ठीक बताया शिल्पा। 1, 2 एंड 3 सेकेंड पोजीशन पे CH3 ग्रुप है, तो क्या बनेगा? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो आईयूपीएसी नेम हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन का। और देखो एग्जाम्पल, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? CH3 CH OCH3 OCH3। आईयूपीएसी नेम बताना है केवल। अब क्या होगा आईयूपीएसी नेम? जल्दी बताओ भाई, आईयूपीएसी नेम क्या होगा? शिल्पा, आस्था, गुंजन, हाँ बोलो क्या है? बोल बोल। देखो 1, 2 नहीं आएगा इसके अंदर, इथॉक्सी इथेन भी नहीं आएगा ऐश्वर्या। आईयूपीएसी रूल जो है उनको फॉलो करके उसके बाद नाम लिखा जाता है। ये दोनों हमारे पास सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप के फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि इनका केवल प्रीफिक्स लगता है। और दोनों किस पे हैं? फर्स्ट कार्बन पे। ठीक है, तो क्या आएगा? 1, 1 डाइमिथॉक्सी। ठीक है, 1, 1 डाइमिथॉक्सी इथेन। आईयूपीएसी नेम है 1, 1 डाइमिथॉक्सी इथेन। ठीक है, 2 कार्बन चेन है, फर्स्ट कार्बन पे 2 एल्कोक्सी ग्रुप ऐड किए हुए हैं अपने पास, तो क्या आ गया? मिथॉक्सी, डाइमिथॉक्सी इथेन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? क्या होगा? बोल, तो बता क्या है ये ना बेंजीन है ना फिनाइल है, ये साइक्लोहेक्स है। हाँ हाँ, क्या होगा? देखो इसका नेम होगा इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन।
देखो दोनों अपने पास ग्रुप है, इसमें से जो लार्जर ग्रुप है वो तो अपने पास रूट चेन के फॉर्म में आएगा, और जो स्मॉल ग्रुप है अपने पास वो क्या होगा, सबस्टिट्यूटिंग ग्रुप के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉलर ग्रुप कौन सा है, OC2H5, तो ये क्या हो गया अपने पास, सबस्टिट्यूटिंग ग्रुप हो गया, तो नेम क्या होगा, इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है, इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, बताओ, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, हाँ बिल्कुल ठीक बताया, मिथॉक्सी बेंजीन, सही है सभी का। आईयूपीएसी नेम है मिथॉक्सी बेंजीन, और कॉमन नेम है इसका एनिसोल। कर चुके हैं ये एनिसोल, हाइलाइट के अंदर किया था अपन ने। कॉमन नेम है एनिसोल और आईयूपीएसी नेम है मिथॉक्सी बेंजीन। अगर यहां पर ये ग्रुप हो तो क्या नेम होगा, बेंजीन नहीं है ये, केवल दो ही डबल बॉन्ड है यहां पर, बेंजीन कहां है, हाँ करो तो नंबरिंग, कहां से करोगे नंबरिंग, हाँ अब बताया, कौन बता रहा है, इथॉक्सी साइक्लोहेक्सीन, गुंजन, गलत है, गुंजन ध्यान से देखो, यहां पर दो डबल बॉन्ड है, तो हेक्सीन कैसे आएगा, क्या होगा, इथॉक्सी हेक्स डाइईन आएगा सर, हाँ वो तो ठीक है, पूरा नाम बताओ, हेक्स डाइईन आएगा, तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बताना है आईयूपीएसी नेम, इथॉक्सी 3,5 साइक्लोडाइईन, ये भी रॉन्ग है। अरे भाई पहले इसका नंबरिंग तो स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं दोगे क्या, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देंगे अपन, क्योंकि इसका सफिक्स नहीं लगता है, इसका केवल क्या लगता है, प्रीफिक्स लगता है अपने पास। ठीक है, तो क्या आएगा अपने पास, 3 इथॉक्सी, पोजीशन नहीं बताओगे इसकी, 3 इथॉक्सी, फिर रूट चेन का नेम साइक्लोहेक्स, और साइक्लोहेक्स के बाद में क्या बताना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन, 1,4 डाइईन, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। ठीक है, 3 इथॉक्सी साइक्लोहेक्स 1,4 डाइईन। तो ये अपने पास कुछ हमने प्रैक्टिस की है आईयूपीएसी नेमिंग की। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म। तो बताओ आइसोमेरिज्म, कौन कौन से आइसोमर्स पॉसिबल हैं ईथर के अंदर। तो देखो ईथर के जो मेन आइसोमर्स हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। फर्स्ट है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ईथर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आइसोमेरिज्म है वो कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O, ठीक है, अब इससे क्या बनता है, एक तो मैंने बनाया C2H5OH और सेकेंड CH3OCH3। यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH एल्कोहल, और यहां क्या है, ईथर। इट मींस एल्कोहल और ईथर जो है
वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, अल्कोहल और ईथर क्या होते हैं एक दूसरे के? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। तो हमारे पास यहां पर जो आइसोमेरिज्म है उसमें फर्स्ट क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म नहीं बता रहा हूं मैं यहां पर, जो मेन इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है केवल वही बता रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या अपने पास? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एक और बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म होता है ईथर के अंदर, कौन सा होता है? मेटामेरिज्म। सेकंड जो अपने पास आइसोमेरिज्म कौन सा है? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? मेटामेरिज्म जनरली होता है किसमें है? जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनमें होता है मेटामेरिज्म। तो हम क्या बोलते हैं? इन पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप alkyl groups are different called metamers। जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है उस पे जो एल्काइल ग्रुप्स ऐड होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स। कैसे? यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका नेम क्या हुआ? मिथॉक्सी प्रोपेन। दूसरा लिखा मैंने CH3 CH2O CH2 CH3। अब क्या नेम हो गया? इथॉक्सी इथेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। चेंज किसमें हुआ है? जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप था उसके साथ जो अटैच एल्काइल ग्रुप होते हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो मेटामेरिज्म में डेफिनेशन में क्या बोलते हैं अपन? कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड विद पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड मेटामेरिज्म। ठीक है, तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? ईथर होता है पॉलीवैलेंट, कीटोन होता है पॉलीवैलेंट, सेकेंडरी एमाइन जो है वो पॉलीवैलेंट है, टर्शरी एमाइन जो होता है वो पॉलीवैलेंट है। तो ये जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है केवल उन्हीं के अंदर मेटामेरिज्म होगा और किसी में नहीं होगा, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, तो मेटामेरिज्म का मतलब क्या हुआ कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप पे जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होगा, दैट्स कॉल्ड मेटामर्स। और आइसोमेरिज्म क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। CH3O CH CH3 और CH3, इसको भी हम मेटामर बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो अपने पास जो ग्रुप हैं केवल वो चेंज होते हैं, बाकी अपने पास फॉर्मूला सेम होगा। तो ये हो गया अपने पास आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं हम ईथर के स्ट्रक्चर की कि ईथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर कैसा होगा ईथर का? तो देखो, हमने कहा कि जो ईथर होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर है। तो यहां पर ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp बोल 2 है कि 3 है कि 4 है या 5 है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जो वाटर मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन होता है सेम हाइब्रिडाइजेशन किसमें है? ईथर के अंदर है। क्या H2O के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता? अरे होता है नहीं होता? तो हाँ तो बोलो तो। ठीक है, H2O जो मॉलिक्यूल होता है उसमें भी ऑक्सीजन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। सेम हमारे पास क्या है? ईथर मॉलिक्यूल है, उसमें ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनमें तो होता है लॉन पेयर, और जो रिमेनिंग 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, H2O के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है? H2O में बॉन्ड एंगल कितना होता है? कोई भी बताओ भाई जल्दी से, बिना बुक में देखे। 1। वेरी गुड गुंजन, शाबाश बेटा। यहां H2O के अंदर 109 डिग्री कैसे होगा ये तो बता मेरे को। मिथेन में होता है 109 डिग्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
वन लॉन पेयर आते ही जो है बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है लगभग अपने पास 104.5 डिग्री होता है पिंकू। यहां पर बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। रीजन क्या है इसका? लॉन पेयर रिपल्शन। आप लोग 11th में पढ़ के आए हैं, जो 4th चैप्टर था हाइब्रिडाइजेशन का, वहां पर हम डिस्कस किया था कि अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल होता है। sp3 में नॉर्मली बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। बट जैसे जैसे इसमें लॉन पेयर एंटर होता जाएगा वैसे वैसे लॉन पेयर बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर रिपल्शन इंक्रीज होता है, और जैसे रिपल्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। CH4 में 109 था, जबकि NH3 में एक लॉन पेयर के आते ही बॉन्ड एंगल 107 डिग्री हो गया था। और H2 में कितने लॉन पेयर थे? 2 लॉन पेयर थे, तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया था? 104.5 डिग्री। तो सेम स्ट्रक्चर किसमें है? ईथर में है। तो हम क्या लिखेंगे? इन ईथर ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज। इन ईथर ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज in which 2 sp3 hybrid orbital contain lone pair electron and remaining 2 sp3 hybrid orbital form sigma bond with alkyl groups। ठीक है, 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो क्या है? लॉन पेयर है, और जो 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या करते हैं? एल्काइल ग्रुप के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री एंगुलर ज्योमेट्री होता है इसका, एंगुलर या वी शेप ज्योमेट्री बोलते हैं इसको। ज्योमेट्री शेप जो है वो कैसा होगा? वी शेप या एंगुलर शेप होता है। और बॉन्ड एंगल कितना होगा यहां पर? बॉन्ड एंगल कितना होगा? H2 के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए यहां पर? 104.5 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर लॉन पेयर रिपल्शन है, और लॉन पेयर रिपल्शन है तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, 109 डिग्री से कम होना चाहिए। बट एक्चुअल में यहां पर बॉन्ड एंगल होता है 110 डिग्री। यानी जो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री, उससे भी ज्यादा होता है। ठीक है, ईथर में ROR बॉन्ड एंगल कितना होता है? 110 डिग्री होता है। जबकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो मीथेन है, जिसमें कोई भी लॉन पेयर नहीं है, वहां पर बॉन्ड एंगल कितना था? 109 डिग्री। यहां पर 2 लॉन पेयर है, 109 डिग्री होता है मीथेन के अंदर, यहां 110 डिग्री होता है। 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है, और लॉन पेयर रिपल्शन भी है H2 की जैसे, लेकिन फिर भी बॉन्ड एंगल जो है वो 104.5 डिग्री छोड़ो, 109 डिग्री भी नहीं है, कितना चला गया? 110 डिग्री होता है। रीजन क्या है यहां पर? तो देखो, ईथर जो है उसमें एक स्पेशल चीज होती है। ईथर में 2 टाइप्स के रिपल्सिव फोर्स वर्क करते हैं। कौन कौन से? एक तो लॉन पेयर रिपल्शन। ठीक है, लॉन पेयर रिपल्शन जो है वो क्या करता है? बॉन्ड एंगल को श्रिंक करता है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, बट यहां पर ऑक्सीजन के साथ बल्कि एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दैट्स कॉल्ड वैन डर वाल्स रिपल्शन। ठीक है, तो 2 टाइप्स के रिपल्सिव फोर्स है, लॉन पेयर रिपल्शन और वैन डर वाल्स रिपल्शन। ठीक है, और ये जो वैन डर वाल रिपल्शन है ये लॉन पेयर रिपल्शन के कंपैरिजन में ग्रेटर होता है, और ग्रेटर होगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास वैन डर वाल रिपल्शन जो है उसका एक्सटेंट लॉन पेयर कंपैरिजन में ज्यादा है तो उस केस के अंदर बॉन्ड एंगल एक्सपेंड हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। तो ईथर के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि ईथर का बॉन्ड एंगल 110 डिग्री होता है, उसका रीजन क्या है? तो रीजन बताना पड़ेगा। ड्यू टू वैन डर वाल रिपल्शन बिटवीन बल्कि एल्काइल ग्रुप्स आर ग्रेटर देन द लॉन पेयर रिपल्शन। ठीक है, जो यहां पर वैन डर वाल रिपल्शन है बल्कि ग्रुप्स के बीच में,
वो लॉन पेयर रिपल्शन कंपैरिजन में ज्यादा होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा 110 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ईथर का स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे चले। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। हेडिंग नोट करो, प्रिपरेशन मेथड्स। फर्स्ट हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। लेबोरेटरी मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हम डिस्कस कर चुके हैं। एल्कोहल के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या था हमारे पास, व्हेन एल्कोहल मॉलिक्यूल रिएक्ट विद concentrate H2SO4 or heated in concentrate H2SO4 at 413 Kelvin temperature. Alcohol heated with concentrate H2SO4 at 413 Kelvin temperature. In the excess amount of alcohol, then water molecule eliminate from two molecules of ethanol and form dialkyl ether. इथेनॉल के एक्सिस में रिएक्शन कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, यहां पर एल्कोहल के जो टू मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया और क्या बन गया हमारे पास, डाई इथाइल ईथर। ईथर का फॉर्मेशन हो गया। दिस मेथड इज कॉल्ड विलियमसन कॉन्टिन्यूअस इथरेशन प्रोसेस। ठीक है, विलियमसन कॉन्टिन्यूअस इथरेशन प्रोसेस। और कॉन्टिन्यूअस इथरेशन प्रोसेस बोलने का रीजन क्या था, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि अगर हम यहां पर रिएक्शन देखें तो रिएक्शन कैसे होता है, फर्स्ट इथेनॉल मॉलिक्यूल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, देन फॉर्म इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4। यहां से हाइड्रोजन तो H2O के फॉर्म में रिलीज हो गया, क्या बच गया HSO4, वो किसके साथ ऐड हो गया, इथाइल ग्रुप के साथ। तो क्या बन गया, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इनिशियली क्या बनता है इसमें, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। और मैंने क्या कहा, इथेनॉल के एक्सिस में रिएक्शन हो रही है तो अब क्या होगा, ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है इसका सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा और जब सेकंड मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा तो H2SO4 तो वापस एलिमिनेट हो गया और क्या बन गया हमारे पास, ईथर। तो यहां पर क्या अज्यूम किया हुआ था कि एक बार H2SO4 डाल दो उसके बाद वो H2SO4 हमेशा काम करता रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते थे, कंटिन्यूअस इथरेशन प्रोसेस। ठीक है, अल्कोहल को बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया और लास्ट में अल्कोहल वापस मिल गया अपने को एज इट इज, इसलिए क्या कहते थे इसको, कंटिन्यूअस इथरेशन प्रोसेस। बट ये पॉसिबल नहीं था, क्यों, क्योंकि यहां पर साथ में H2O रिलीज होता है और वो H2O क्या करता है, H2SO4 के कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो आजकल हम इसको कंटिन्यूअस इथरेशन प्रोसेस नहीं बोलते अब, ठीक है, केवल क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये जो डिहाइड्रेशन मेथड जो है ये केवल अनब्रांच ईथर के फॉर्मेशन के लिए यूज में लेते हैं, ब्रांच ईथर का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है इससे।
ठीक है, ओनली अनब्रांच ईथर का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल ग्रुप वाले ईथर की बात करें तो उसका फॉर्मेशन इस मेथड से पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर अगर हमने ब्रांच एल्कोहल यूज में लिया तो उस केस के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो प्रीडोमिनेट होगा किसके कंपैरिजन में? सब्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में। हमने वहां बात की थी कि डिहाइड्रेशन के अंदर एल्कीन का फॉर्मेशन भी होता है और ईथर का फॉर्मेशन भी होता है। डिपेंड किस पे करता है? रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर लो टेम्परेचर पे रिएक्शन है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, बट अगर यही रिएक्शन जो है वो क्या होती है? हाई टेम्परेचर पे। कितने टेम्परेचर पे? 443 केल्विन पे। तो क्या बनता? एल्कीन। अगर अनब्रांच एल्कोहल है तो बनेगा ईथर, लेकिन अगर यहां पर ब्रांच एल्कोहल होता तो क्या बनता? एल्कीन। ठीक है, तो ये जो मेथड है इससे हम अनब्रांच ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ब्रांच ईथर का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और लेबोरेटरी मेथड हो गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास लेबोरेटरी मेथड। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इसका विलियमसन सिंथेसिस मेथड, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। रीजन क्योंकि जो विलियमसन मेथड है उससे हम ब्रांच, अनब्रांच, साइक्लिक, एरोमेटिक हर टाइप के ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जो विलियमसन सिंथेसिस है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।